हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हमने कल कहा था कि ये कोई और सब्जेक्ट होगा। आपकी पॉलिटी की चल रही थी मैराथन, लेकिन उसमें आपका लास्ट में आपका बच गया था एक टॉपिक जो कि आपका पॉलिटी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, राज्य व्यवस्था और विविध। ये आपका लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का। और पिछली 2 क्लास हमने मैराथन की जो ली है उसमें पॉलिटी की आपकी 2 पार्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। आज की जो क्लास होगी पॉलिटी की, ये थर्ड पार्ट होगी और आखिरी होगी। तो यहाँ पे आज जो बात होगी आपकी राज्य व्यवस्था होगी, और राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन पे हम कंप्लीट बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, चाहे वो पॉलिटी की हो मैराथन हो, चाहे वो जो है ज्योग्राफी के मैराथन हो, कोई भी मैराथन हो, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है आज अब जाके देख ले, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो आपके पास मुश्किल से कितने दिन हैं? मुश्किल से आपके पास 10 दिन है। इस 10 दिन में आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ के सारे प्रैक्टिस सेट देखने हैं, सारे मैराथन चेक आपको देखनी है, क्योंकि मैराथन में भी आपके प्रैक्टिस सेट ही हैं। तो उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। तो आप जाकर वो क्लासेस सारी देख लें। और जो है सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीएस की प्लेलिस्ट, पॉलिटी के और सबकी, मतलब मैराथन की भी प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी है प्लेलिस्ट। और आपका जीएस का जो मैंने पहले करवाई हैं 40 क्लास, तो उन 40 क्लास की अलग से, जिसमें 50-50 क्वेश्चन आपकी करवाती थी मैं, ठीक है। तो वो भी क्लास आपकी अलग से उसमें है, और करंट अफेयर की भी है। तो उन सभी को आप देखेंगे। चलिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चलिए शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। यानी भारत जैसे देश जो हैं उनके लिए उपयुक्त में से संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा होता है? तो ये सहकारी संघवाद होगा। क्या होगा? सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, सहकारी संघवाद का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है देश का सुचारू रूप से शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और परस्पर निर्भरता का संयोजन। यानी भारत में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। यही क्या है? सहकारी संघवाद, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के डैश संशोधन के लिए जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो ये किस अनुच्छेद के ज़रिए, किस संशोधन के ज़रिए? तो ये 103वां संशोधन, जिसके ज़रिए क्या किया गया? भारत में आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 में ये क्या है? ये किस नंबर का है? 124वें नंबर का है। लेकिन संविधान संशोधन कौन सा है? ये 103 नंबर का है। क्योंकि बहुत सारे जो है आते हैं विधेयक आते हैं, जिसमें से कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं पास होते हैं। तो ये 124वां नंबर का विधेयक है, और लेकिन पास हुए जो होते हैं तो लास्ट आपका 103वां संविधान संशोधन ही है। तो ये 2019 में 124वें संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के ज़रिए भारत में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये कर रहा है आपका आर्थिक आरक्षण के बारे में ना। भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, तो ये 103 संशोधन के अनुसार किया गया। कितने % का होना चाहिए? तो यहाँ पे सामान्य क्या है? इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को शैक्षिक व्यवस्था संस्थाओं तथा
रोज़गार में 10% क्या होना चाहिए, आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? किस साल सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 1951। ठीक है, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। और यह संशोधन कुछ राज्यों के किए गए थे। कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित थे। तो इन सब बातों पे बात हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? जब कोई भी नया संविधान आप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी नया राज्य आप अगर बनाना चाहते हैं तो इससे आप किस में संशोधन करेंगे? तो आप संशोधन करेंगे पहले अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहले, क्योंकि 1 से 5 तक अनुच्छेद किस में है? पहले अनुसूची में। तो ये राज्य का गठन वगैरह आपके पहले आर्टिकल 1 में ही तो आता है सारा। तो ये पहली अनुसूची में आप क्या करेंगे? इसका संशोधन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 तक है। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 में भारत के राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उस परिवर्तन को करने के लिए ज़रूरी कानून प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, 1 से 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये है आपका किसके बारे में? संघ की राजभाषा के बारे में, कि संघ की राजभाषा कैसी होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 343 में कहा गया है। 343। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा के बारे में 343 में कहा गया है, लेकिन उसी 343 में पार्ट 1 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी तो वो कैसी होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है 368। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के भाग 20 में, किसमें? भाग 20 में अनुच्छेद 368 किसमें है? अनुच्छेद 368 किस में आता है? भाग 20 में के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। यानी भाग 20 में अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि जो भी संशोधन करनी होती है, ऐसा शक्ति सिर्फ संविधान में सिर्फ और सिर्फ किसको है प्राप्त? ये संसद को प्राप्त है। संसद ही संशोधन कर सकता है। ठीक है, साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसी अनुच्छेद में कि प्रक्रिया कैसी होगी अनुच्छेद की, वो जो है संशोधन करने की। और दूसरी बात आपकी अनुच्छेद 368 हमने देख लिया। अब देखिए अनुच्छेद 280 किसके बारे में बताता है? तो ये वित्त आयोग के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365, 56 और अनुच्छेद 360 ये आपातकालीन उत्पत्ति से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ हैं। और अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग के हैं। इसमें चुनाव वो कौन है बताइए? जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष होते हैं कौन है इस समय? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये है 338।
ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, और 300 जो है आपकी इसमें क्या है, अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, 338। ठीक है, 338। फिर आपका बात होता है जबकि आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किससे है, 338 क में। 300 जो है 38 में अनुसूचित जाति है, इसी में क जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 338 में ही अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये है कौन, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों की संख्या होती है उन्हें सीमित करता है। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हुआ कब था 91वें संविधान संशोधन? ये हुआ था आपका 2003 में। ठीक है, 2003 में। इसमें आपका बोला है कि निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और लेकिन छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा बात कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित किससे है? तो 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल के लिए 2/3 सदस्य संख्या निर्धारित करना, दल बदल के लिए 2/3 संख्या को निर्धारित करने, ये संशोधन हुआ था आपका 2003 91वें संविधान संशोधन। लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित बातें हुई हैं। ठीक है, संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो ये है आपका 1989 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आप याद रखेंगे 1989। आपका 1992वां संविधान संशोधन 1992 का 73वां संविधान संशोधन, ये आपका संबंधित है किससे? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 2002 86वां संविधान संशोधन, ये आपका शिक्षा से संबंधित है ना, शिक्षा का कर्तव्य जो बताया गया है पेरेंट्स के लिए। और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये आपका संबंधित है किससे? तो ये किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। ठीक है, नगर पंचायत से। तो ये बात आपकी होनी चाहिए, होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1989 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पूछा है। तो आपका तमिल शामिल है, तेलुगु भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कितनी भाषाएं हैं? तो ये हैं आपकी 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो ये है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया,
पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 भाषाएं जो हैं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपका 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बोली गई है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल पर एकमात्र मतदाता था। तो ये है बानेस जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर 2019 में मतदाता सूची पर एकमात्र मतदाता था। ठीक है, लोकसभा में। तो ये बानोज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगला है आपका क्या? एक राजनीतिक दल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो कम से कम 11 सीटों से जीतेगा, तब उसे क्या दिया जाएगा? उसे पार्टी की मान्यता दी जाती है, राष्ट्रीय पार्टी के। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तो ये 11 सीटें होनी चाहिए कम से कम। ये सारी चीज़ें हैं, अब देख लेंगे। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? अगर कोई राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है उसे, और वो राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है, तो उसे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये उसे किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट से जीता हो और कम से कम 2 सीटें उसे प्राप्त हुई हों। 6% वैध वोट से जीता हो और 2 सीटें उसे मिली हों, तब उसे राजनीतिक दल पार्टी का राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसी में आपका जो है बच्चों की शिक्षा के लिए जो है प्रावधान भी है कि मतलब पेरेंट्स को, जो गार्जियन है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक, है ना। तो इसी में है, और इसी में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई है। और ये लिया कहाँ से है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी। तो इस समय एजी कौन है भाई, बताइए। तो ये अनुच्छेद 76 में जो है के तहत भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, यानी एजी होगा। और एजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति एजी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और
जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है ना। तो ये क्या करता है, कानूनी सलाह देता है, ठीक है, हर चीज़ में थोड़ा वो जो है सलाह देता है ये। तो ये भारत का जो है पहला वकील कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परक्राम्य लिखित अधिनियम। परक्राम्य लिखित अधिनियम डैश से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। परक्राम्य लिखित अधिनियम, तो ये है विनियम बिल, वचन पत्र और चेक। विनियम बिल, वचन पत्र और चेक। परक्राम्य लिखित अधिनियम विनियम बिल, वचन पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है, ठीक है। तो ये जो है परक्राम्य लिखित अधिनियम किसके लिए है, तो ये विनियम बिल के लिए, वचन पत्र के लिए और चेक से संबंधित कानून के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा उसे इंग्लिश में आप देख लीजिए क्या कहते हैं, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहा जाता है परक्राम्य लिखित अधिनियम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पारित कब हुआ था, तो 1881 में पारित किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो यहाँ पे आपकी बात होती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आई थिंक सही नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। हालांकि इसमें आंसर तो यही होगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है तथा पंजीकरण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होता है। वर्तमान में देश के कुल जो है अंदर कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा मिला है ना, राष्ट्रीय दर्जा मिला है। वो कौन कौन से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यही, आपका सभी तो हैं नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन आपका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बारे में नहीं है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ओके, चलिए अब क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना डैश में की गई थी। तो ये की गई थी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये देख लेते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही चुना गया था। इनके नेतृत्व में ही जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इन्हीं को पहला अध्यक्ष बनाया गया था इसका, ठीक है, इन्हीं को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और इस पार्टी ने वर्ष 1984 के लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार भाग लिया था, जिसमें मात्र 2 सदस्य निर्वाचित हुए। इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। तो हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया 1955 में। ये भारत की संसद के द्वारा लागू किया जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम
1955 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए गारंटी किसका देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, यह बात कहता है आर्टिकल 300 ए। जबकि ये उसके पहले कहाँ था? तो ये संपत्ति का अधिकार था, ये अधिकार में था, मौलिक अधिकार में। अब वहाँ से हटाकर इसे कानूनी बना दिया गया। तो यही बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 324 से 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये चुनाव से संबंधित है। 324 से 329 तक चुनाव के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव का प्रावधान किसमें है? तो ये भाग 15 में बताया गया है, 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है बताइए? राजीव कुमार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान CEC चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। तो ये आपके 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से कुछ जो भी पूरा होता है उसके जो है अनुसार ये अपने पद से हट जाते हैं। तो अगर 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो ये इनकी कार्यकाल समाप्त हो जाती है। और अगर ये 6 वर्ष कंप्लीट करने से पहले इनकी एज 65 वर्ष की हो जाती है तो ये अपने कार्यकाल से क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आया बात समझ में? तो ये CEC क्या है? चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए अगला है आपका, इसमें आपका वही दिया है जो हमने बताया। अब क्वेश्चन आपका अलग है, जो है अगला है, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये होती है आयु 65 वर्ष। साल पूछेगा तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और आयु पूछेगा तो 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में प्रावधान है? तो ये है आपका 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और क्या हो जाएगा? मणिपुर या मिज़ोरम। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम हो जाएगा। तो ये 6ठी अनुसूची में बात की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि 4थी अनुसूची का संबंध भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व विवरण के से संबंधित है। ठीक है, जबकि 10वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित होती है? दल बदल से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में शामिल नहीं, उसके बारे में बताना है।
जेल राज्य की सूची में शामिल है, पुलिस भी शामिल है, कानून व्यवस्था भी शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये किस में शामिल है? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता ये शामिल है आपका दोनों में, यानी समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये शामिल है आपका राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, अच्छा विषय कितनी है? तो आपकी संघ सूची में कितनी है? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितनी है? राज्य सूची में कितनी है? 52। और समवर्ती सूची में कितनी है? 61 है या 52, या मैंने इधर उधर कर दिया सब? वर्तमान में राज्य सूची में जो है आपका कितना है? तो ये है आपका 59 बता रहा है यहाँ पे। हालांकि 59 नहीं है, 52 ही होगा। ठीक है, आपका समवर्ती सूची में 61 हो जाएगा, राज्य सूची में 100 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है? कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो ये दमन और दीव की शासकीय भाषा है कोंकणी। ठीक है, दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी अनुसूचित सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये है आपकी किस अनुसूची के तहत? तो ये है आपकी 5वीं अनुसूची के तहत। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के बारे में बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, और अनुसूचित जो है 4 क्या कहता है? वो राज्य कौन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? ये वही चीज़ है, फिर से आया है। तो ये किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में, बाकी सब किस में है? आपके राज्य सूची में। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए स्किप करते हैं हम इसे फटाफट। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन है आपका अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित कौन सा अनुसूचित जो है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये है 244, यानी 244 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ओके, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और 244 क में ही 5वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। डैश भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है दिमासा, जो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार की है, दिमाशा। ओके, दिमाशा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो ये 18 वर्ष होती है। अगर आप 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत हुआ था, और यहाँ पे 1988 दिया है, तो कहीं कहीं पे 1988 दिया है, 1989 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है,
प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो 15 जनवरी या 1 जनवरी? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या नीति आयोग का गठन हुआ था। और ये किसकी जगह पे है? तो ये योजना आयोग के जगह पे है। इस योजना आयोग का ही नाम बदल दिया गया है, जो कि 15 अगस्त 1950 को स्थापित हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं आप कि 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग के स्थान पर ये आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है तो ये हो जाएगा आपका योजना आयोग। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि बाकी सभी हैं। संविधान में इसके बारे में बताया नहीं गया है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो संघ सूची में कौन विषय नहीं है? तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, तो ये तो समर्थित सूची में आ जाता है ना। इस पर तो राज्य और केंद्र दोनों बात करते हैं, तो ये समर्थित सूची में आता है। बाकी सब आपके जो है, एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। बाकी सब आपकी जो है, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, विदेशी मामला हो और युद्ध शांति हो, तो ये किससे संबंधित है? ये सिर्फ संघ से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये चीज़ वही चीज़ दिया हुआ है, अब ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके लिए प्रावधान करता है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नागरिकता से। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि नागरिकता कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस है उसके। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। किसी भी, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बाहर जाकर जो है किसी भी देश की सदस्यता ग्रहण करता है, नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी जो नागरिकता है तो उत्तर प्रदेश से मतलब भारत से उसकी अध्यक्षता छीन ली जाती है, यानी हट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? 5 से 11, तो 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया गया, भारत की नागरिकता कैसी और होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। ओके, चलिए अगला है आपका, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य विधि अधिकारी हमने ऊपर पढ़ा, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं है? तो नागरिक समाज के रूप में नहीं जाना जाता है किसे? तो ये हो जाएगा आपका विधानमंडल। विधानमंडल को नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि सामाजिक परिवार वंश होता है, जाति संघ होता है, गैर सरकारी संगठन होती है, लेकिन विधानमंडल नहीं होता है जो कि नागरिक समाज से संबंधित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाथ में मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी रोक दिया गया? तो ये 1993 से भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया कि हाथ से अब मैला नहीं उठाया जाएगा। मैला उठाना मतलब जो कूड़े वाले आते हैं, कूड़ा लेकर जाते हैं, नाली से कूड़ा उठाना, सफाई करना, ये सब चीज़ें जो करते हैं उनके बारे में ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये 1993 में प्रतिबंध हुआ था इसका। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य। अच्छा, तो अब यहाँ पे पॉइंट पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट, ये लाइन पढ़नी होगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो बात आपकी राष्ट्रपति की होती है और उपराष्ट्रपति की, 1 और 2 हो जाएगी, 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार
मौलिक और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य, तो ये क्या है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? तो ये करता है आर्टिकल सिर्फ 3 करता है, ठीक है, आर्टिकल 3, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में है और मौलिक कर्तव्य में है आपका क्या? तो मौलिक कर्तव्य आपका मौलिक कर्तव्य में 51 में आपका शिक्षा का कर्तव्य बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है। तो ये भाग जो है ये 3 में बताया गया है और ये ऑप्शन 3 में है। तो ये ऑप्शन 3 में है 45वां संविधान संशोधन 45 अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन 2002 और द्वारा 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक? जब तक चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष 65 या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो ये हुआ किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 315 अनुच्छेद के तहत भारत में संघ में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये संविधान में कब? अनुच्छेद 315 में 315। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले लंबाई पूछा है तो लंबाई आपकी 3 हो जाएगी, चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। भारत के, ठीक है, तो ये बात हुई आपकी 3:2 पे ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था? तो ये संविधान में स्वीकारा गया था 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल हुआ? तो ये अनुच्छेद 370, ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत। अच्छा, यहाँ पे हमने बात किया क्या? यहाँ हम बात क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे 370 की बात हुई और 370 आपका जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर की जो विशेष दर्जा थी उसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था 2019 में। याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया?
तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये भाग कौन सा है, तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख है। ठीक है, भाग 17 में आर्टिकल 343 और अनुसूची कौन सी होगी, तो अनुसूची आपकी हो जाएगी 8वीं अनुसूची। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और भारत की जो संघ की जो भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह कहा गया है 343(1) में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा को कब भारत में के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो त्रिपुरा को 1972 में क्या मिला था, भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को मिला था। और इससे पूर्व वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ओके, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो कृषि आयकर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। सामान्य सिविल कोड का प्रावधान कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। एक ऐसा राज्य, इकलौता राज्य है जहाँ पर सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर गोवा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका कहना है कि जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है, शामिल है, तो ये विक्षिप्ति या मानसिक दंड ये शामिल है अनुच्छेद 84 धारा 84 में शामिल है, धारा 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सूचना के अधिकार, तो सूचना का अधिकार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, एक संवैधानिक अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। ये दोनों सही हो जाएंगे, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को डैश की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो ये हो जाएगा वीरप्पी मोइली की अध्यक्षता में 2005 में क्या किया गया था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संसद के खर्च, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये CAG के द्वारा, ठीक है, CAG के द्वारा, ठीक है, CAG के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ये नाम है इसका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इसकी देखिए, महान्यायवादी की बात किस में हुई थी, आर्टिकल 76 में, लेकिन CAG की बात किस में हो रही है, तो ये बात हो रही है आर्टिकल 148। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्र वल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्ति हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्र वल्लरी का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बाघ। अबेकस
चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, हाथी है, बैल है, पर बाघ नहीं है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से मेरे भी जो है एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, क्योंकि इसमें तुक्का लगा सकते हैं ना, अगर पढ़े ना तो इस फिर तुक्का लगा सकते हैं कि अरे इसमें बैल कहाँ से आ जाएगा या फिर घोड़ा कहाँ से आ जाएगा। ये हालांकि इसको मान लें एक बार भी तो ये घोड़ा और बैल तो मानेंगे ही नहीं, बाघ पे ही सीधे भच्चिस लगा देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। ठीक है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तो ये है पलपिट्या। भारतीय रोलर तेलंगाना राज्य की पक्षी है। तेलंगाना राज्य की पक्षी है कौन? भारतीय रोलर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो हमने क्या बात की, तेलंगाना का जो राज्य पक्षी है वो भारतीय रोलर है और इसका नाम क्या है? पलपिट्टा। उत्तर प्रदेश की सारस क्रेन है। ओके, चलिए अच्छा, यहाँ पे क्या बात हुई है? तेलंगाना राज्य का मानना है हिंदू धर्म के भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले पलपिट्टा को देखा और रावण को हराया। इस प्रकार विजय के प्रतीक के रूप में तेलंगाना सरकार ने इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय मानव आयोग आता है इनमें से किसी मंत्रालय के अधीन नहीं। तो ये किसके आता है? यह एक गैर निकाय है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक है, ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग में है, सभी को पता है द हेग में है, नीदरलैंड। तो ये 63 आपके कंप्लीट, आपके पूरे के पूरे हमने पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। और आज की जो क्लास है आपकी पॉलिटी की कंप्लीट हो गई है, समाप्त हो गई है। अब अगली जो क्लास होगी, आपकी अगली जो मैराथन होने वाली है वो आपकी साइंस पे होने वाली है, क्योंकि आपकी हमने प्रैक्टिस जो है ये इसका मैराथन मैंने पॉलिटी की भी करवा दी है, ज्योग्राफी की भी करवा दी है आपकी। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट है उसकी करवा दी हैं। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो अब हमारा अगला क्या होगा? टारगेट साइंस होगा। तो साइंस पे हम बात करेंगे। साइंस पे कल जो मैराथन होगा, साइंस देखते हैं कितने पार्ट में साइंस जाता है, 3 पार्ट जाता है या 4 पार्ट या उससे ज़्यादा जाता है। तो मैराथन आपकी कल साइंस की होगी। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास की मैराथन नहीं देखी, जाके देख लें, आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जो कि सेम टू सेम आपका पेपर से ही हो। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स हैं आपके। ठीक है, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जब मैं जो है क्लास लेकर आऊँ। और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, और जो है उन्हें कहिए कि क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।